हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। सर आज क्या करेंगे? लॉ नहीं, लॉ को थोड़ा मैं सोच लिया हूँ कि 2 क्लास में ऑडिट की शुगर रिकॉर्ड करूंगा, 2 क्लास लॉ का मैं शाम रिकॉर्ड करूंगा, क्लासेस खत्म करूंगा। अब थोड़ा फ्री हूँ, ठीक है। चलो सर, ऑडिट में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हो? सर दैट इज पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। कितना इंपॉर्टेंट है इसको मैं मानता हूँ। ई कैटेगरी चैप्टर मतलब हर अटेम्प्ट में सीएफएस एक अटेम्प्ट छोड़ के भी आता है या मान लो वो भी आता है, बट पीएसयू हर अटेम्प्ट में एक कैटेगरी का है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है। और ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का, मतलब टोटल 6 नंबर का पीएसयू आता है, ठीक है। जब पीएसयू में सारी चीजें पढ़नी है, देखो अगर कोई आपको बोल रहा है ना कि ऑडिट में सारी चीजें पढ़ा रहा हूँ, तो शायद वो गलत हो या मे भी हो भी सकता है, क्योंकि ऐसे और पीई प्रोफेशनल एथिक्स मान सकता हूँ, हाँ ठीक है, बट ये सब चैप्टर्स अगर बोले सारे पढ़ा रहा हूँ तो वो एक रिवीजन मोड में हो सकता है या तो एक रिफाइन मोड में हो सकता है। तो पीएसयू का मैंने अच्छा खासा 10-12 पेजेस में एक कंसाइज चैप्टर बना दिया आपके लिए, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैंने बता दिए हैं। जहाँ कंसेप्ट है वहाँ कंसेप्ट समझाऊंगा, जहाँ पे याद करना है वहाँ मैं नोट से लेके एग्जाम्पल लेके आपको कवर करवा दूंगा। हाँ, हड़बड़ाऊंगा नहीं। 3 लेक्चर में पीएसयू खत्म करेंगे। 6 नंबर के लिए इतना हम कर सकते हैं। और 3 लेक्चर मेरे बड़े भी नहीं होते कि जो मैं 3-3 आवर के बोल रहा हूँ। 3 लेक्चर नहीं यार, 1 आवर 30 मिनट के लेक्चर होते हैं मेरे। चलो पीएसयू, सब पहले बताओ पीएसयू क्या होता है। सिंपल सी बात है यार, गवर्नमेंट का जो भी डिपार्टमेंट, हम क्या करें यहाँ पे ऑडिट ऑफ पीएसयू कर रहे हैं, मतलब ऑडिट ऑफ पीएसयू। हम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की क्या कर रहे हैं, ऑडिट कर रहे हैं। सर क्या क्या होता है? रेलवे, रेलवे क्या है? रेलवे कुछ नहीं, रेलवे एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। जो सिंपल समझ लो, जो ओन बाय गवर्नमेंट होता है ना, ओन्ड बाय गवर्नमेंट, वो सिंपल चीज क्या होती है, वो पीएसयू होती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है। उसकी क्या करनी है, हमें ऑडिट करनी है। आपने आईपीसी बेस में से पढ़ा भी होगा, कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा आईपीसी बेस का आपके पास, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, हमें पहले ब्रीफ समझना है इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या हमें इस चैप्टर में जानना है पीएसयू के बारे में। एक है ना फ्रेमवर्क ले लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें किस किस बारे में। देखो सिंपल सी बात है, इस चैप्टर में हमें डिफरेंट टाइप्स का ऑडिट करने हैं। पीएसयू में ही डिफरेंट टाइप्स का ऑडिट करना है। मैं क्या ना फ्रेम बनाता हूँ आपको। सर रेलवे पीएसयू हो गया, इंश्योरेंस एक्ट में आरआरडीआई के तहत जो इंश्योरेंस कंपनी जो भी होती है वो भी पीएसयू कहलाती है। चलो एक है ना, एक फ्रेम बनाते हैं इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है, कितने। देखो यहाँ पे ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट पढ़ना है। फाइनेंशियल ऑडिट होगा, कंप्रेहेंसिव ऑडिट होगा, परफॉर्मेंस ऑडिट होगा, बस ऑडिट ही ऑडिट है यहाँ पे। तो क्या क्या ऑडिट है, कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव्स उसी ऑडिट करना, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सब पढ़ना। तो सिंपल कितनी ऑडिट पढ़ना है पीएसयू में, तो हम एक एक करके बताता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। फर्स्ट इज परफॉर्मेंस ऑडिट। परफॉर्मेंस ऑडिट पीएसयू के अंदर का ही पार्ट है, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे, देखना 3E, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। बहुत इंपॉर्टेंट भाई ये, हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है। 5 मार्क्स का मेरे को ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन आने वाला है यहाँ से। और बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बताऊंगा, और आप अपनी पास जो भी क्वेश्चन बैंक वहां देखना, वो क्वेश्चन बहुत घूमता है। जहां मैं बताऊंगा आपको एक आइडिया हो जाएगा कौन सा पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो ऑडिट में तो एनालिसिस तो करके चलना पड़ेगा हमें। ऐसे ही ऑडिट में क्या करता है, वो पार्ट उठाता है जो बहुत बार रिपीटेड होते हैं। हाँ, जब पेपर हार्ड आ जाए तो नया लगा देगा, बट ऑडिट एक बेंचमार्क देखा जाए तो ऑडिट में वही पेपर आते हैं जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन वाले होते हैं। तो एक परफॉर्मेंस ऑडिट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें फाइनेंशियल ऑडिट। फाइनेंशियल ऑडिट हम बचपन से आईपीसी डेज पे पढ़ते हैं। फाइनेंशियल क्या होता है कि सिंपल एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड टू एंड फेयरली और नॉट। ये तो फाइनेंशियल नॉर्मल है, वो पता है। परफॉर्मेंस ऑडिट क्या होता है पढ़ेंगे। फाइनेंशियल ऑडिट तो नॉर्मली क्या होता है, वही बैलेंस शीट चेक करना, सीएफएस चेक करना और बताना कि ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं हमारा ऑडिट, हमारा बैलेंस शीट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थर्ड क्या पढ़ेंगे, प्रोप्राइटरी ऑडिट। प्रोप्राइटरी ऑडिट ये क्या होता है, सपोज मान लो किसी ने क्या किया, सरकार ने क्या किया, पब्लिक से फंड लिया। और वो फंड लिया ना, फंड लिया इस पर्पस के लिए कि उस फंड का यूज कर सके आने वाले किसी एक्सपेंसेस में यूज कर सके। मतलब क्या, ब्रिजेस बना सके, उसके रिगार्डिंग कोई पार्क बना सके। तो ये प्रोप्राइटरी ऑडिट में हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस जो गवर्नमेंट ने पैसा लिया था एक्सपेंस, वो कहाँ यूज हुआ है। चलो प्रोप्राइटरी ऑडिट हमने देख लिया कि क्या होता है। सिंपल सी बात, पब्लिक से फंड जो लेते हैं, उस फंड का जो प्रॉपर यूज है, मान लो वो फंड का यूज होना था स्कूल बनाने के लिए, तो क्या वो फंड का स्कूल बनाने के लिए यूज हुआ भी है या नहीं यूज हुआ है, ये चेक करेंगे प्रोप्राइटरी में। सिंपल बात, पब्लिक का जो पैसा वो प्रॉपर जगह यूज हुआ नहीं हुआ, इसमें प्रोप्राइटरी ऑडिट में ये चेक करेंगे। अभी एक ब्रीफ बता रहा हूँ, ठीक है, अंदर जाके हम एक एक चीज को अच्छे से पढ़ेंगे। फोर्थ क्या है, कंप्रिहेंसिव ऑडिट।
ये सारे ऑडिट एक एक करके हम पढ़ेंगे यार। इस ऑडिट इसी चैप्टर्स में इसी पार्ट से क्वेश्चन आते हैं। कंप्रेहेंसिव ऑडिट क्या हुआ? एक डिटेल ऑडिट। डिटेल ऑडिट मतलब सर कंपनी के डेटा ऑफ इनकम कम आ रही है, कंपनी का बैलेंस शीट का पार्ट कुछ गलत जा रहा है, कंपनी एक्सपेंसेस हाई कर रही है, तो एक्सपेंसेस पार्ट को उठाया, हमने उसकी डिटेल कंप्रेहेंसिव ऑडिट किया। मान लो कंपनी ने एक प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था, उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कुछ ऑडिट करना है, तो कंप्रेहेंसिव करते हैं उस प्रोजेक्ट रिगार्डिंग कितना रेवेन्यू हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, उस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कितने इन्वेस्टर्स थे। तो एक प्रोजेक्ट को उठा के हम क्या किया, उसकी कंप्रेहेंसिव ऑडिट कर दी। कोई भी एक यूनिट उठा के उसको जो डिटेल ऑडिट करते हैं ना, उसको कहते हैं कंप्रेहेंसिव। वर्ड में आपको पता चल रहा होगा परफॉर्मेंस क्या हुआ, यहाँ पे इसको बताएंगे। यहाँ पे हम परफॉर्मेंस को चेक करते हैं बाई ये 3E, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी। फाइनेंशियल ऑडिट बचपन से पढ़ते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑडिट पब्लिक के पैसे जहां लगा उसका प्रॉपर यूज हुआ या नहीं हुआ। कंप्रेहेंसिव ऑडिट किसी एक टॉपिक या किसी एक पार्ट को उठा के उसकी डिटेल ऑडिट करना, एक ही टॉपिक या एक ही पार्ट उठा के उसकी डिटेल ऑडिट करना कि आगे जाके वो ठीक हो जाए या गलत है तो प्रॉपर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखेंगे हम? नेक्स्ट एक और होता है कंप्लायंस ऑडिट। मतलब देखो हम किसकी ऑडिट करें? पीएसयू। क्या पीएसयू ने परफॉर्मेंस ऑडिट, मान लो क्वेश्चन आ जाए पीएसयू की परफॉर्मेंस ऑडिट कैसे होगी, तो इसमें हम आके ऐसे दे देंगे, मतलब पीएसयू वाले बताएंगे और परफॉर्मेंस ऑडिट बताएंगे। बोले पीएसयू की फाइनेंशियल ऑडिट, तो ये हम ऐसे आके देंगे। पीएसयू की प्रोप्राइटरी ऑडिट, तो ये हम ऐसे आके देंगे। तो हम कर तो रहे हैं पीएसयू की ऑडिट ना। अब पीएसयू की होती है कंप्लायंस ऑडिट। कंप्लायंस ऑडिट क्या होता है? सिंपल सी बात, क्या पीएसयू ने अपने लॉज रेगुलेशंस फॉलो किए? जितने लॉज रेगुलेशंस रिलेटेड थे ना, काम करने थे, क्या पीएसयू ने अपने काम सही से किया है ना किए? कोई भी ऐसा गलत तो नहीं किया जो रेगुलेशन लॉ ब्रेक हो रहा हो। कंप्लायंस ऑडिट में ये देखेंगे हम। ठीक है, कंप्लायंस ऑडिट कभी भी अकेले भी हो सकता है। मान लो अब जाते ऑडिट करने जाते हो, इंटरनल ऑडिट का एक पार्ट कंप्लायंस ऑडिट ले सकते हैं हम। या कंप्लायंस ऑडिट क्या हो सकता है? साथ में भी हो सकता है। कंप्लायंस ऑडिट क्या हो सकता है? फाइनेंशियल ऑडिट के साथ में हो सकता है, या कंप्लायंस ऑडिट अकेले भी हो सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये हमारे 5 फ्रेमवर्क बने कि हम इस चैप्टर में ये 5 टाइप की ऑडिट्स पढ़ने वाले हैं। 5 ऑडिट टाइप पढ़ने वाले। कौन कौन फिर से बताना? परफॉर्मेंस ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट, कंप्रेहेंसिव ऑडिट एंड कंप्लायंस ऑडिट। एक एक उठाएं। अभी हम एक ढांचा तैयार कर रहे हैं, एक बेस तैयार कर रहे हैं। चलो कुछ बताता हूं मैं पीएसयू बारे में। चलो कुछ बताता हूं पीएसयू बारे में। अब पीएसयू बारे में कुछ आगे तो कुछ तो लिखना आता होगा आपको। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ठीक है, ये क्या है? पीएसयू इन इंडिया इज फंडामेंटली owned by central government or state government or in combination of both। ठीक है, पीएसयू इंडिया में जो होता है वो मोस्टली क्या होता है, या तो उसको होल्ड कर रहा है सीजी कर रहा है, या तो एसजी कर रहा है, या मान लो सीजी एसजी मिला के किसी डिपार्टमेंट को अगर कंट्रोल कर रहा है तो वो पीएसयू कहलाता है। तो कौन यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी बोला पहले सीजी और एसजी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहा है? किसी भी रेलवे, मान लो रेलवे डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा होल्ड कर रहा है, तो रेलवे क्या होगा? पीएसयू होगा। तो पीएसयू वही होगा जहां पे गवर्नमेंट का हक है, जहां पे गवर्नमेंट का हक है। ठीक है, वो हो गया पीएसयू। चलो ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कैटेगरीज ऑफ पीएसयू। ये तुमने समझ गया पीएसयू क्या होता है। पीएसयू कैटेगरीज क्या होता है? कैटेगरीज ऑफ पीएसयू। ठीक है, कौन कौन से लोग, कौन कौन से पीएसयू कहलाती है? सबसे पहले याद रखना, सबसे पहले होती है गवर्नमेंट कंपनी। देखो भेल, जो भी गवर्नमेंट कंपनी है ना, वो क्या होती है? वो पीएसयू कहलाती है। आपको जो भी गवर्नमेंट कंपनी दिख गई ना, गवर्नमेंट कंपनी, वो पीएसयू कहलाती है। गवर्नमेंट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो जो भी गवर्नमेंट कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के तहत इनकॉर्पोरेट हुई है ना, वो भी क्या कहलाएगी? पीएसयू कहलाएगी। ठीक है, और क्या होता है? और क्या होता है पीएसयू? पीएसयू और क्या होता है? सुनो, कॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन या सेटअप अंडर। तो जितना मैं पढ़ा रहा हूं इतना भी आप याद रख लोगे ना, पीएसयू को टैकल कर लोगे। पीएसयू हाँ वास्ट चैप्टर है, बट मैंने एक रिफाइन में वे में सारे पेपर को एनालिसिस करते हुए एक ऐसा निकाल दिया कि हाँ लास्ट टाइम करते नहीं है, आपके लिए सर्वाइवल हो जाएगा। हाँ बैठोगे तो हंसते हुए पेपर दोगे, पीएसयू से क्वेश्चन आ गया तो कुछ अच्छे से लिख के आओगे। और मैंने कुछ क्या अच्छे से टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए पीएसयू के। तो एक फ्रेमवर्क होगा पीएसयू क्या होता है, कौन कौन सी ऑडिट होती है,
कैटेगरीज ऑफ पीएसयू, बहुत कुछ अभी देखेंगे आगे के। इंपॉर्टेंट क्या वो भी बताऊंगा, एग्जाम में बहुत बार घूमता है, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन अंडर स्पेसिफिक एक्ट, दैट इज इंश्योरेंस यूटीआई, सिंपल आईआरडीआई एक्ट के तहत जो बनती है इंश्योरेंस कंपनीज जो भी हो गई वो भी पीएसयू कहलाती है। तो कोई स्पेसिफिक इसका कंपनीज एक्ट थोड़ी ना, तो कोई स्पेसिफिक एक्ट में बनी है इनको, जो भी एलआईसी कंपनी होती है, इंश्योरेंस कंपनी होती है। तो कैटेगरीज ऑफ पीएसयू में क्या क्या मैं देखा, जो भी गवर्नमेंट कंपनीज है अंडर कंपनी एक्ट वो भी पीएसयू कहलाती है, और जो भी कंपनी क्या होती है इनकॉर्पोरेट होती है, जो भी एज पर स्पेसिफिक एक्ट, यहाँ पे कंपनीज एक्ट तो गवर्नमेंट कंपनी हो गई, और आईआरडीआई एक्ट ये सब एक्ट के तक जो भी कंपनीज बनती है ना वो भी पीएसयू कहलाती है, जो स्पेसिफिक एक्ट में बनती है, ठीक है। और क्या होता है, एक और याद रख लो, याद हो जाएगा आपको। कैटेगरीज पढ़ रहे हैं पीएसयू में, सिंपल पीएसयू कितने प्रकार के होते हैं, या कौन कौन लोग पीएसयू कहलाते हैं, इस क्वेश्चन याद देखो, ऑडिट में क्वेश्चन पकड़ना सीख गया ना तो आंसर आना आराम से हो जाएगा। तो ये कैटेगरीज है, सिंपल अगर पूछ देगा पीएसयू कौन कौन को पीएसयू कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो गवर्नमेंट कंपनी जो भी इनकॉर्पोरेट हुई, कंपनीज एक्ट 2013 में वो पीएसयू कहलाती है, या जो भी इनकॉर्पोरेट हुई है, सेटअप हुई है अंडर स्पेसिफिक एक्ट लाइक आईआरडीआई एक्ट, ये सब इंश्योरेंस कंपनी वो भी पीएसयू कहलाती है। एक और क्या हो गया, डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट मैनेज डिपार्टमेंट मैनेजमेंट अंडरटेकिंग एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। ये सिंपल एग्जाम बताऊं, डिपार्टमेंट मैनेजमेंट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग का सिंपल जीता जाता एग्जाम बताता हूँ, कुछ नहीं करना। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग मतलब क्या, गवर्नमेंट इसको संभाल रही, गवर्नमेंट इस करता होता है क्या, रेलवे। रेलवे जो भी गवर्नमेंट कंपनीज है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन अंडर स्पेसिफिक एक्ट लाइक आईआरडीआई एक्ट, या जो भी क्या है डिपार्टमेंट मैनेजमेंट अंडरटेकिंग या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। अंडरटेकिंग क्या होता है, इसको बस कंट्रोल करना, ऊपर कठपुतली कौन है, गवर्नमेंट है, नीचे रेलवे चल रही है। तो ये सब क्या हुई, ये सब कैटेगरीज ऑफ पीएसयू हुई। चलो इसमें सर एक अमेंडमेंट आएगा, भी सुनते जाओ। हमने पढ़ा कि गवर्नमेंट कंपनीज, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, अब गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, हाँ इसकी मैं जिक्र किया इस चैप्टर में गवर्नमेंट कंपनी का, कि गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होती है, पता करते हैं। चलो गवर्नमेंट कंपनी कौन होती है, व्हेन at least 51% of paid up share capital is held by किसके किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और इन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। दो इंपॉर्टेंट यहां समझने वाला है, आराम समझना। क्वेश्चन फंसते हैं, मैं भी फंसता था, मेरे फ्रेंड भी जब मैं पढ़ाया उसको वो भी फंसा। अभी बताऊंगा क्या क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 51%, मतलब सर 50.49 है तो नहीं, 51% तो होना चाहिए, 52 है तो कोई बात नहीं, 51% तो होना चाहिए। कौन हेल्ड कर रहा है, मतलब इसके पेड अप शेयर कैपिटल कौन हेल्ड कर रहा है, सीजी और एसजी, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या मान लो इन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब 25% 26%, या मान लो 27% 27%, या मान लो जो भी 30-30%, या मतलब जो भी कॉम्बिनेशन बन रहा है इन दोनों का, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का, वो कौन हेल्ड करिए, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ही। 51% एटलीस्ट तो होना चाहिए। सर ये पक्का यही होगा, हाँ सुनो, अब एक काम करो, ये लिख के ना ऐसे काट, इसको कर दिया अमेंडमेंट, यहां पे एक वर्ड इंसर्ट कर दिया, वोटिंग पावर। ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपके इंपॉर्टेंट है, मतलब पहले था 51% और मोर ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और इन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब वो पेड अप शेयर कैपिटल को कट करके बोल दिया वोटिंग पावर। वोटिंग पावर क्या हुआ, सिंपल, कोई कंपनी इक्विटी जितनी होल्ड कर रही है वैल्यू की उतनी वोटिंग पावर मिलेगी, तो सिंपल याद रखो वोटिंग पावर हो गया है। वोटिंग पावर जितना भी हो सकता है, पेड अप शेयर कैपिटल को हटा दिया गया है, अब कर दिया गया है उसके बदले वोटिंग पावर। तो वोटिंग पावर ध्यान रखना, गवर्नमेंट कंपनी क्या, जो भी मान लो ये कंपनी है, इसकी वोटिंग पावर 26% कौन होल्ड कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड 27% कौन होल्ड कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। तो कितना हो गया सर, 53%। तो ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है, और ये 51% से ऊपर, और ये वोटिंग पावर है, तीनों कंडीशन है, तो यस दैट इज गवर्नमेंट कंपनी, एंड गवर्नमेंट कंपनी बनती क्या हो गई है, पीएसयू। तो 51% याद रखना, सीजी और एसजी या एनी कॉम्बिनेशन याद रखना, और पेडअप को काट के याद रखना वोटिंग पावर, ठीक है। चलो और बताओ सर गवर्नमेंट कंपनी कौन होती है। Government company, it also includes subsidiary of government company,
ठीक है। तो दो गवर्नमेंट कंपनी की दो डिफिनेशन है, या तो एक उसके वोटिंग पावर 51% और मोर, एसजी सीजी या कोई कॉम्बिनेशन में होल्ड कर रहे हो, या मान लो कोई भी गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है, उसकी कोई सब्सिडरी कब होता है, याद रखना सब्सिडरी कब होता है, जब 50% से ज्यादा कंट्रोल होता है। देखो यहाँ पे 51% हो गई सब्सिडरी, देखो यहाँ पे वर्डिंग लिखा सिर्फ सब्सिडरी, पर आपको पता है सब्सिडरी कब बनती है, जब हम कंट्रोल लेते हैं किसी कंपनी का। तो यहाँ पे 50% ज्यादा कंट्रोल तब सब्सिडरी बनती है। तो कोई भी कंपनी अगर किसी गवर्नमेंट की सब्सिडरी है तो वो भी कंपनी क्या होगी, गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। सही एग्जांपल हो जाएगा, ठीक है। ये मान लो BIL लिमिटेड करके कोई कंपनी थी, ठीक है, इसका इसका वोटिंग पावर 30% सीजी होल्ड कर रहा था, सेंट्रल गवर्नमेंट, और 25% एसजी कर रहा था। तो क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है, फर्स्ट क्वेश्चन, क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है। 51% या ज्यादा है, हाँ सर, या 55% है, एसजी या सीजी होल्ड कर रही है, हाँ ठीक है, परफेक्ट लग रहा है मेरे को, यस गवर्नमेंट कंपनी है। चलो एक और घुमाता हूं मैं, इसकी एक कंपनी है, ठीक है, AIL, और AIL में BIL ने 52% शेयर होल्ड किया है। तो ये कंपनी क्या बन गई, ये बन गई सब्सिडरी, और ये बन गई होल्डिंग। बाय डिफॉल्ट हमने देखा ये तो गवर्नमेंट हो गई, BIL गवर्नमेंट कंपनी हो गई। अब क्या AIL गवर्नमेंट कंपनी है, तो हमने पढ़ा ना पीछे कि कोई भी सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ये तो गवर्नमेंट कंपनी बन चुकी थी, गवर्नमेंट कंपनी बन चुकी थी, इसकी सब्सिडरी अब ये बन गई, तो भैया सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनी। तो ये AIL भी क्या हुआ, गवर्नमेंट कंपनी। चलो एक और सा लॉजिक लगाओ, चलो ठीक है, एक और लगाते हैं थोड़ा। अब इसको रब करता हूं, ठीक है। चलो अब आंसर देना। 30% होल्ड किया सीजी ने, 20% होल्ड किया एसजी ने, 6% होल्ड किया गवर्नमेंट, एक और गवर्नमेंट कंपनी है उसने। क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है, सर देखो सबसे ज्यादा फंसने वाला क्वेश्चन यही है, हम अंधाधुन एग्जाम प्रेशर में ये गलती करके आते हैं। क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है, सर 30 20 56, हम बस दिमाग लगाते हैं, 656%, 51%, यस 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 गवर्नमेंट कंपनी। नहीं भैया गवर्नमेंट कंपनी नहीं बनी है, सॉरी ये 20 नहीं करो, ये 19 कर लो। अच्छा एक सेकंड, हाँ ये 19 कर लो, चलो ठीक है। तो ये हो गई, ये हमने डाला 55%, ठीक है। तो ठीक है 55% डाला आपने, तो क्या ये गवर्नमेंट कंपनी हुई है, हाँ बाय डिफॉल्ट हमने पढ़ा कि 51% या मान लो उससे ज्यादा क्या होती है, गवर्नमेंट कंपनी होती है। तो हाँ 55% है, गवर्नमेंट कंपनी है, अच्छे खास शेयर्स भी सीजी ने, एसजी ने और गवर्नमेंट कंपनी ने होल्ड किए हैं। मैंने कहीं लिखा आपको कि उसके वोटिंग पावर कोई गवर्नमेंट कंपनी होल्ड करती है, भैया ये गवर्नमेंट कंपनी है। मैंने क्या लिखा गवर्नमेंट कंपनी डिफिनेशन में, देखो where at least 51% of voting power is held by CG और SG और in any combination। यहाँ पे कॉम्बिनेशन है कहाँ, CG SG करेगी तब होगी, ये तो गवर्नमेंट कंपनी आ गई इंटर कर गई, ये तो मैंने लिखा ही नहीं डेफिनेशन में। तो ये CG और SG मिला के हम चेक करते हैं, गवर्नमेंट कंपनी नहीं चेक करते हम 51% के लिमिट में, याद रखना। नाम गवर्नमेंट आने से थोड़ी ना हो जाएगा इसने होल्ड किया तो ये भी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। तो यहाँ पे अब हमेशा याद रखना 30% और 90% जो भी होगा वो हमें चेक करना होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमने क्लियर किया ये वाला, चलो गवर्नमेंट कंपनी हमने क्लियर किया। चलो हमने देख लिया गवर्नमेंट कंपनी कौन होती है, कौन कौन गवर्नमेंट कंपनी नहीं होती है, गवर्नमेंट कंपनी का क्राइटेरिया क्या है, 51% कम से कम उसका वोटिंग पावर सीजी या एसजी, नॉट गवर्नमेंट कंपनी। सीजी एसजी मिला के 51% या और कोई भी कॉम्बिनेशन मिला के होल्ड कर रही है, हेल्ड कर रही है, वो कंपनी होती है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी होने के बाद उसकी सब्सिडरी कोई भी जो होती है ना, वो भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है, सब्सिडरी है वाली। तो याद रखना अगर इसकी शेयर गवर्नमेंट कंपनी होल्ड कर रही है, मतलब एक कंपनी की शेयर दूसरी गवर्नमेंट कंपनी होल्ड कर रही है, तो ये नहीं आएगा 51% के काउंट में, ठीक है। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट, गवर्नमेंट कंपनी की या पीएससी की ऑडिट करता कौन है। तो याद रखना पीएससी ऑडिट या गवर्नमेंट ऑडिट कौन करता है, कौन करता है, C&AG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, CAG या CAGI जो बोलो वो करता है। तो याद रखना ये कौन करता है, ये पीएससी ऑडिट करता है या गवर्नमेंट ऑडिट करता है। हमने पढ़ा भी था आईपीसी डेज में, गवर्नमेंट ऑडिट ऐसे CAG करता है। चलो
या सीजी कंडक्ट करता है, ठीक है, सीजी कंडक्ट करता है, सीजी कंडक्ट करता है इसकी ऑडिट, कैसे होनी है, क्या होनी है। अब एक बात बताओ, ठीक है, सीएजी अपॉइंट अपॉइंट जो करता है गवर्नमेंट कंपनीज की ऑडिट, ये सीएजी अपॉइंट करता है, सॉरी कंडक्ट नहीं, और हाँ यही कंडक्ट करवाता है कि इसको कौन सा ऑडिटर अपॉइंट करने हैं, तब ये आके गवर्नमेंट कंपनी को ऑडिट करता है। तो सीएजी का बहुत सीएनएजी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पीएसयू और गवर्नमेंट ऑडिट में। अब इसमें से एक एमसीक्यू होता है, जहां मैं एमसीक्यू लिखूं वहां पे हमेशा रखना, आप हाईलाइट कर लेना, जो करना हो कर लेना। एमसीक्यू में येलो में लिखना स्टार्ट करता हूं, चलो। अपॉइंटमेंट 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 ऑफ सी एंड ए जी इज बाय, कौन करेगा अपॉइंटमेंट, सी ए जी का। देखो ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी ऑडिटर अपॉइंट करता है सी एंड ए जी, बट सी एंड ए जी को अपॉइंट कौन करेगा, तो अपॉइंट ऑफ सी ए जी बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो इंडिया के प्रेसिडेंट है ना वो अपॉइंट करेंगे सी एंड ए जी को, ठीक है। तो ये याद रखना, ये एमसीक्यू के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर नहीं करता है, गवर्नर नहीं करता है, ऑप्शन आएंगे ऐसे, प्राइम मिनिस्टर करेगा, गवर्नर करेगा, तब गवर्नर करेगा, तब याद रखना प्रेसिडेंट जो इंडिया का है ना वो अपॉइंट, अब नाम नहीं पूछे आपसे, हम जनरल कंपटीशन की तैयारी नहीं कर रहे होते, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पता होना चाहिए कि वो सीएनडीजी को अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ने सीएनडीजी को अपॉइंट किया, सीएनडीजी ने ऑडिटर अपॉइंट किया, ऐसे होता है सीक्वेंस, और यही ऑडिटर गवर्नमेंट कंपनी को ऑडिट करता है। अब देखो अपॉइंटमेंट हमने देख लिया, अब इसको हटा कैसे सकते हैं, हर कंपनी में हम ऑडिट को ऑडिटर देखते हैं, अपॉइंट भी करते हैं, हटा भी सकते हैं, तो इसको हटा कैसे सकते हैं, देखो ये इंपॉर्टेंट है। रिमूवल ऑफ C and AG only on only on grounds of मिसबिहेवियर, जो भी मिसबिहेवियर होंगे ना किसके द्वारा, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है, देन देन सच देन सच रिमूवल then such removal is done by किसके द्वारा, देखो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आराम से लिखवा रहा हूँ, आराम से समझना, नोट्स कोशिश करूंगा दे दूं, बट कोशिश करो यही समझ जाने के लिए, प्रॉपर नोट्स बनाते जाओ। राइटिंग मेरी खराब है, मैं बोल सही से रहा हूँ, ठीक है, चलो राइट बोलना खराब नहीं है मेरा, राइटिंग खराब है मान लो। चलो क्या मैंने बोला, सीएजी को अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट, पक्का। सीएजी को हटाएगा कौन, तो भैया प्रेसिडेंट नहीं हटाएगा, तुमने अपॉइंट कर लिया बट सीएजी को तुम हटा रहे हो, मतलब उसके पास क्या होगा, या उसने क्या किया होगा, कुछ मिसबिहेवियर किए होंगे, या तो वो इनकैपेसिटी में होगा, मतलब हाँ तुमने अपॉइंट किया, वो सीएजी कैपेबल नहीं है वो काम करने के लिए, तभी क्या हो सकता है, उसका रिमूवल हो सकता है। और कौन करेगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के लोग करेंगे, मिलकर उसका रिमूवल करेंगे। तो ये याद रखना, दिमाग में बैठा लेना अभी से कि सीएजी को अपॉइंट, सर एमसीक्यू के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं रिमूव कर सकते। तुम सीएडी वाली बड़ी आदमी है यार, उसको तुम हटा रहे हो, तो उसको दो केस में हटा सकते हैं, या तो उसने कुछ मिसबिहेवियर किया हो, या तो उसको इनकैपेसिटी हो, तब भी कैसे हटाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हटाएंगे, सब मिलकर हटाएंगे, सबका डिसीजन एक साथ होगा कि हाँ कुछ मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी है भी कि नहीं है। अपॉइंट वाले प्रेसिडेंट करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ना फ्रेमवर्क था, कहते नहीं यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ये फ्रेमवर्क आपका तैयार हो गया। कुछ कमिटीज के नाम है, सीओपीयू, कोकू है, ऐसे ऐसे कमिटीज है, उसको लास्ट में देखेंगे, ठीक है, नॉट मच इंपॉर्टेंट, एक दो कमिटी में बता भी दूंगा, ऑब्जेक्टिव ले आ सकता है, कभी कभी उसमें चार चार पॉइंट्स है, उसको लास्ट में देखेंगे, एकदम लास्ट में, जब चैप्टर खत्म होने लगेगा ना मैं उसको लास्ट में कवर करूंगा, अभी जो इंपॉर्टेंट लग रहा है मैं उसको कवर कर रहा हूँ। चलो चलो क्वेश्चन में चलेंगे, सारा चैप्टर में क्वेश्चन में चलेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएसयू ऑडिट, मेन क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएसयू ऑडिट, क्यों करवा रहे हैं पीएसयू ऑडिट, पीएसयू नहीं, अब पीएसयू जान लिया कौन होता है, क्या होता है, कि क्या क्या आएंगे अंदर। अब पीएसयू ऑडिट करवाने के पीछे का मेन रीजन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे आप प्रिपरेशन करते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हाँ ये रैंक लाना है, मेरे को फर्स्ट में पास करना है, मेरे को इसमें एग्जामिनेशन लाना है, ये लाना है, तो ऑब्जेक्टिव होता है ना आपको। या मान लो आपका अपने टेस्ट सीरीज क्यों दिया किसी का इंस्टीट्यूट का, कि हाँ मेरे को जहां जहां मैं लैग कर रहा हूँ वहां मैं क्या करूँ, ठीक करूँ अपने आप को। तो पीएसयू ऑडिट कराने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या था, तो वो हम जानेंगे इसमें। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, मैंने 5-6 पॉइंट निकाले आपके लिए, ठीक है। हेल्पिंग गवर्नमेंट, क्योंकि देखो मेन तो देखा जाए तो पीएसयू किसके का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट के द्वारा, तो हम हेल्प भी क्या कर रहे हैं, ऑडिट करवा के गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, कि पता लगाओ भाई और भी कहीं अपॉर्चुनिटीज तो नहीं है जहां तुम गलत इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कोई और भी अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट को बता दे कि देखो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज अच्छी खासी है, और एंड
थ्रेड्स, थ्रेड्स मतलब क्या हुआ, मान लो कि कुछ दिक्कत आने वाली है या मान लो कुछ क्या होने वाले, गड़बड़ आने वाले हैं, तो गड़बड़ को पहले ही से पता, ऑडिट क्या होता है, एग्जामिनेशन का नहीं तो होता है, जब हम एग्जामिनेशन प्रॉपर कर लेते हैं तो हमें गड़बड़ पहले से पता चल जाती है कि आने वाले फ्यूचर में गड़बड़ ना हो, थ्रेड्स ना हो। सिंपल क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं, हम कौन, जो ऑडिट हो रहा है ऑडिटर गवर्नमेंट की हेल्प करता है कि न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, और जो थ्रेड्स आने वाले हैं उसको भी पता करने के लिए, ये जब पता चल जाएंगे तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी के लिए, पीएसयू की ऑडिट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है गवर्नमेंट के लिए। तो इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट के बारे में पता चल जाता है पहले ही, अपॉर्चुनिटीज पता चल जाता है तो उसको रिटेन करके रखते हैं, थ्रेट्स पता चल जाता है उसको हटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और क्या होता है, ऑब्जेक्टिव है, अब यहाँ पे नाम बोला ऑडिट का, देखो जो हमने फर्स्ट ऊपर पढ़ा था ना वही समझाना, देखो ऑडिट ऑफ पीएसयू, क्योंकि हम पीएसयू की ऑडिट के बारे में पता कर रहे थे, इसलिए ऑडिट ऑफ पीएसयू is not limited to financial audit। देखो ऑडिट का मतलब जब भी सुनते हैं ना तो सोचते क्या है, फाइनेंशियल ऑडिट मतलब बैलेंस शीट चेक करना है, पीएनएल चेक करना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। पीएसयू की ऑडिट अगर कर रहे हैं तो वो लिमिटेड नहीं है कि सिर्फ फाइनेंशियली ऑडिट होगी, क्योंकि हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट के नाम पढ़े, परफॉर्मेंस ऑडिट भी हो सकता है, प्रोप्राइटरी ऑडिट भी हो सकता है, कंप्लायंस ऑडिट भी हो सकता है कि लॉज रेगुलेशन सही से फॉलो हुए कि नहीं हुए, ठीक है, ठीक है। तो ये एक लाइन लिखो, audit of PSU is not limited to financial audit, but it also enables performance audit, ठीक है। परफॉर्मेंस क्या होता है, सिंपल बात, गवर्नमेंट का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, डिपार्टमेंट है, उसकी परफॉर्मेंस का एनालिसिस करना, मतलब किसी आदमी का परफॉर्मेंस एनालिसिस कैसे करते हो, उसकी मार्कशीट देख के, बहुत कुछ देखना पड़ता है, मार्कशीट ही नहीं जज करेगा आपको, मतलब कम्युनिकेशन स्किल हो गया, हैंड गेस्चर, मूवमेंट, बॉडी स्ट्रक्चर, सब कुछ, मतलब कहते नहीं है प्रॉपर कॉम्बिनेशन से। तो कंपनी की या पीएसयू की, गवर्नमेंट कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे चेक करेंगे, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस चेक करने का होता है ट्रिपल ई, इकोनॉमी, सही से पैसा लगा रही हो और सस्ता लगा रही हो विद बेस्ट क्वालिटी, इफिशिएंसी, टाइम प्रॉपर हो रहा हो, इफेक्टिवनेस, रिजल्ट सही से आ रहे होंगे। तो ये हम तीनों पढ़ेंगे, इसका एक प्रॉपर कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, इसमें तो मेरे को लगता है कि 2 पेज का नोट्स है परफॉर्मेंस ऑडिट पे, 1.5 पेज का, अच्छे से पढ़ेंगे इस बारे में। तो वही बोल रहा है कि देखो पीएसयू की ऑडिट लिमिटेड नहीं है, फाइनेंशियल ऑडिट पे आके रुक गई है, मतलब बैलेंस शीट से नहीं, पीएसयू में जो ऑडिट है ना उसका ऑब्जेक्टिव भी है कि बहुत परफॉर्मेंस ऑडिट या प्रोप्राइटरी ऑडिट, ये सब के बारे में पता लगाना, और ये सब के बारे में क्या करना, आगे जाके अपने परफॉर्मेंस को एनालिसिस करना, ठीक है, एनालाइज करना। और क्या ऑब्जेक्टिव होता है पीएसयू का, अभी ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, कंप्रिहेंसिव ऑडिट करवाना। देखो ऑडिट के नाम सभी है, इसलिए मैं बोला कि फर्स्ट मैंने आपको बेस बनाया ना, बस इसके अंदर ऑडिट के नाम सभी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट ही पढ़ना है हमें, कंप्रिहेंसिव ऑडिट। अभी कोई ऑब्जेक्टिव चल रहा है, कंप्रिहेंसिव ऑडिट is also done under PSU ऑडिट। क्यों करवाते हैं कंप्रिहेंसिव ऑडिट, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो पीएसयू ऑडिट के अंदर तो कंप्रिहेंसिव ऑडिट आता है, तो क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएसयू ऑडिट, तो हाँ भाई कंप्रिहेंसिव ऑडिट भी हम करवाते हैं। टू, ये इंपॉर्टेंट है, टू लोकेट एरिया ऑफ वीकनेस, सुनते जाओ, एंड डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ स्पेसिफिक यूनिट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, कंप्रिहेंसिव ऑडिट हम इसलिए कराते हैं कि हम जहां हमारी वीकनेस है ना उसको क्या कर सके, पता लगा सके, बट कहां पे करा रहे हैं, स्पेसिफिक यूनिट, मैंने बताया नहीं, मान लो कोई एक ब्रांच की हमें कंप्रिहेंसिव ऑडिट करवानी है, हमें कोई एक यूनिट की कंप्रिहेंसिव ऑडिट करवानी है, तो वहां पे हम कंप्रिहेंसिव ऑडिट करा के, मान लो कोई हमारा, मान लो कि 6 ब्रांचेस है, एक ब्रांच में लगातार लॉस में जा रहा है, तो हम चाहते हैं इसकी क्या हो, कंप्रिहेंसिव ऑडिट हो, डिटेल एग्जामिनेशन और लोकेट एरिया ऑफ वीकनेस, पता चले कि ये क्यों लॉस में जा रही है कंपनी, कंपनी को प्रॉफिट में कैसे ला सकते हैं, तो एक स्पेसिफिक यूनिट का ना डिटेल एग्जामिनेशन करते हैं कंप्रिहेंसिव ऑडिट, ठीक है। चौथा क्या है इसके ऑब्जेक्टिव में, इट ऑल्सो हेल्प्स इन फिस्कल एंड मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं होता है, इसको कहते हैं कंट्रोल, कहते हैं अकाउंटेबल करना, कि हाँ हमारे पास उसका नजर है कितना, जैसे नहीं हम कहते हैं उसके भाई उसके स्टॉक पे ना अकाउंटेबिलिटी कर, उसके स्टॉक पे हमारा नजर है कितना आ रहा है कितना जा रहा है, तो फिस्कल एंड मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। अब क्या होता है फिस्कल एंड मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है, बताता हूँ, ऑब्जेक्टिव में आपके पास घूमने को आ सकता है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, पहले एक बार रब करता हूँ,
देखो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या क्या फायदा हो रहा है पीएसयू की ऑडिट करवाने से। तो हमने क्या क्या फायदे देखे, हमने फायदे देखे या क्या क्या पर्पस है। गवर्नमेंट को पता चल जाता है हमारी तुम्हारा अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स क्या होने वाले हैं। ये पीएसयू ऑडिट कोई लिमिटेड नहीं है कि वो सिर्फ फाइनेंशियल ऑडिट पे आके रुक चुकी है, वो परफॉर्मेंस ऑडिट को भी इनेबल करता है। हमारा जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी परफॉर्मेंस क्या है, परफॉर्मेंस इन द सेंस ऑफ एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी। और क्या है, हम इसका पीएससी ऑडिट का ही पार्ट होता है कंप्रेहेंसिव ऑडिट। कंप्रेहेंसिव ऑडिट से हम क्या पता लगाते हैं, लोकेट एरिया ऑफ वीकनेस। कहां पे किसी स्पेसिफिक यूनिट है, मान लो कोई ब्रांच खराब चल रही है तो उसका एक एरिया ऑफ वीकनेस होगा, क्यों खराब चल रही है, प्रॉफिट क्यों नहीं हो रही, लगातार लॉस क्यों जा रही है। और क्या होता है, ये हेल्प करता है हमें फिजिकल एंड मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी में। सो व्हाट इज फिजिकल एंड मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी देखते हैं। चलो स्टार मार्क करके लिखना, फिजिकल ऑब्जेक्टिव आया हुआ है सर इसमें, फिजिकल। ठीक है सब, फिजिकल मतलब एक समझाऊं यहाँ पे शॉर्ट में एक समझाने के लिए, क्वांटिफाइबल और इन नंबर्स वाली ऑडिट, या मान लो नंबर्स वाली जो भी समझ लो। ठीक है फिजिकल मतलब क्या हुआ, जहां तुम्हारा नंबर गेम है। नंबर मतलब सर ऑडिट ऑफ प्रोविजन ऑफ फंड्स, मतलब तुम्हारे जो ऑडिट हो रहे हैं ना, मान लो तुमने क्या क्या ईयर स्टार्टिंग में 100 करोड़ का प्रोविजन बनाया कि तुम एक्सपेंस करने वाले हो आने वाले, मान लो पार्क में एक्सपेंस करने वाले, पब्लिकली बनने वाला है। तो जो प्रोविजन बनाया ना, जो नंबर बनाया होगा तुमने प्रोविजन, इस प्रोविजन का क्या करना, ऑडिट करना। प्रोविजन का क्या करना, ऑडिट करना। ठीक है तो जो भी नंबर वाले टर्म्स के फिगर को हम चेक करते हैं ना, उसको कहते हैं फिजिकल। सर सेकंड क्या होता है इसमें, हमने पढ़ा भी, या मान लो फिजिकल में और मान लो, या मान लो एक और लिख लो, प्रोविजन फंड हो गया। सेकंड लिख लो सैंक्शंस। तुमने प्रोविजन जो बनाया, मान लो तुमने प्रोविजन बनाया 100 करोड़, सैंक्शन उसको किया 80 करोड़, तो ये सैंक्शन लिमिट भी तुम न्यूमेरिकल टर्म्स में आई। तो ये फिजिकल फिजिकल सिंपल बात हुआ, जो न्यूमेरिकल टर्म्स में, क्वांटिफाइड टर्म्स में तुम उसकी ऑडिट या चेक कर रहे हो ना, फिजिकल वो होता है फिजिकल। ठीक है दूसरा हमने क्या पढ़ा, मैनेजरियल। इसको मैं सिंपल बताऊं, इट्स लिंक विद परफॉर्मेंस ऑडिट। मतलब सिंपल मतलब होता है ऑडिट ऑफ 3E। सर 3E, सर थक जाओगे इस चैप्टर में, 3 याद रखना, इकोनॉमी, इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है तो अगर कोई पूछ रहा है कि आपको फिजिकल एंड मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, फिजिकल क्या हो गया जो न्यूमेरिकल टर्म्स में, क्वांटिफाइबल टर्म्स में, जैसे ऑडिट ऑफ प्रोविजन ऑफ फंड, सैंक्शन ऑफ लिमिट्स, ये सब क्या हुआ हमारे फिजिकल पॉलिसी वाले लिमिट हुए। मैनेजरियल क्या हुआ, सिंपल बात, मैनेजमेंट को कंट्रोल करना है, सिंपल मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी हो गया कि ऑडिट ऑफ 3 चेक कर लो, मतलब एफिशिएंसी, अकाउंट इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी। तो ये तुम्हारा हुआ मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटिंग मतलब कंट्रोल कैसे कर रहे हो, कैसे चेक कर रहे हो, ये हुआ। तो कंट्रोल, मैनेजरियल कंट्रोल कैसे चेक होगा, उसकी इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस अकाउंटिंग को देखते हुए। फिजिकल कैसे चेक होगा, जो न्यूमेरिकल टर्म्स में होंगे, जैसे प्रोविजन ऑफ फंड्स बना रखा हो, कुछ भी बना रखा हो। ठीक है परफेक्ट। तो ये हमारा वो ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएसयू। तो ऑब्जेक्टिव पीएसयू है तो इतना तो लिख के आना। सब लिख के नहीं आ सकते यार, 10 पॉइंट 12 पॉइंट नहीं लिख के आ सकते, इतना भी लिख दो ना, पीएसयू समझा दो आप एक बार। ऑब्जेक्टिव देखो कुछ क्वेश्चंस करने से पहले आपको समझाना पड़ेगा पीएसयू क्या होता है, जब समझा दोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। फिर क्या समझाओगे, ये समझाओगे, ये समझाओगे, अरे अपनी लैंग्वेज लिख लो थोड़ा सा, बट एक दो लैंग्वेज मैंने ऐसे लिखा है कि आपको ये डालने पड़ेंगे, जैसे आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, नॉट लिमिटेड टू फाइनेंशियल बट आल्सो इनवर्स परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस ऑडिट में ये 3 और लगा देना फुल में। और क्या समझा के आओगे भैया, कंप्रेहेंसिव ऑडिट में हम करवाते हैं स्पेसिफिक यूनिट का लोकेट एरिया बिजनेस, इसलिए पीएसयू ऑडिट में ऑब्जेक्टिव है ये हमारा। और क्या होता है फिजिकल एंड मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी, इसमें ये समझा दो फिजिकल क्या होता है, न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है, मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी ये 3 को चेक करते हैं। तो इतना समझा दोगे, 5 नंबर क्वेश्चन में 4 नंबर हंस के देगा कोई भी। क्या चाहिए तुम्हें, और वो 10 पॉइंट चक्कर में तुम वो 10 पॉइंट भी नहीं याद कर पाओगे, तो 5 तो ऐसे ही आराम से याद हो सकते हैं। और मैं समझाया भी फिजिकल मैनेजरियल अकाउंटेबिलिटी सब क्या होता है। चलो नया टॉपिक इसी में। अब क्वेश्चन में सब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में रहेगा तो इजीली याद रहेगा आपको कि हाँ ये क्वेश्चन देखा होता है। अब व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ पीएसयू ऑडिट। देखो क्वेश्चन याद रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पकड़ना आना चाहिए। एग्जाम में सारी दिक्कत यहीं पे होती है। मैं जब ईआईएसएम था मेरे टाइम में, आईटीएस में तो पहले था, 18 नवंबर में 2018 नवंबर में मैंने
EISM का पेपर दिया था, वहां पे मेरे को अपने टीचर का एक बात अच्छी लगी, उसने बोला ना, सॉरी उन्होंने बोला ना कि भाई तुम क्वेश्चन पकड़ना सीखो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि हमें लगता है कि ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा, और हम गलत ट्रैक में जाते हैं ना, लिखना चालू करते हैं ना, तो टाइम भी वेस्ट होता है, लिख भी रहे हैं और कितना लिख रहे हैं पता नहीं, और कॉन्फिडेंस नहीं आता यार सही है कि गलत नहीं है बाद में। तो जिस समय क्वेश्चन पकड़ना सीख जाओगे ना, आंसर पकड़ने में कॉन्फिडेंस, आंसर लिखने में कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आएगा। अब क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ पीएससी ऑडिट, सर सिंपल जो था मिलता जुलता क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएससी ऑडिट, तो याद रखना ऑब्जेक्टिव एंड एलिमेंट्स आर बोथ आर डिफरेंट थिंग। तो याद रखना ऑब्जेक्टिव आया तो ये लिखना है, एलिमेंट्स आया तो अब जो लिखवाने वाले वो लिखना है, ठीक है। तो चलो एलिमेंट्स ऑफ पीएससी ऑडिट लेके चलते हैं। सर 3 एलिमेंट्स होते हैं, बताता हूं आपको। पहला होता है पार्टीज, पार्टीज इन्वॉल्वमेंट, कौन कौन पार्टीज में इन्वॉल्व है, उसको हम पढ़ेंगे, कौन कौन पार्टीज, क्या क्या पार्टी, सब पढ़ेंगे, ठीक है। सेकंड क्या आता है इसमें, सेकंड क्या आता है इसमें, एक सेकंड, ठीक है। सेकंड आता है इसमें पढ़ेंगे, बताऊंगा सब्जेक्ट मैटर, बताता हूं। देखो पार्टीज इन्वॉल्व, देखो एलिमेंट्स है, ये 3 टाइप एलिमेंट्स है, एक एक एलिमेंट्स को डिराइव करेंगे पूरा अच्छे से। सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया एंड सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन, ठीक है। थर्ड क्या होता है, अटेस्टेशन, मतलब साइनिंग पार्ट। कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व है पीएससी ऑडिट में, पीएससी ऑडिट में ये होता कैसे है ये बताता है, सब्जेक्ट मैटर क्राइटेरिया, सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन, और लास्ट में वो अटेस्टेशन कौन सा आता है देखेंगे। देखो मेरे पास तीन एलिमेंट्स होंगे, अब एक एक एलिमेंट्स को उठाते हैं, ठीक है। अब चलो देयर आर, ये वही चला क्वेश्चन, एलिमेंट्स ऑफ पीएससी ऑडिट, पहला पॉइंट उठाया जो मैंने बताया पार्टीज इन्वॉल्वमेंट का, ठीक है। देयर आर 3 parties, sorry 2 नहीं 3 parties, 3 parties involved in PSU audit, ठीक है। क्या बोला, 3 पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व है, कौन कौन से इन्वॉल्व है पढ़ते हैं। ए में हुआ ऑडिटर, ऑडिटर मतलब क्या, जो पीएससी ऑडिट कर रहा है वो भी तो पार्टी इन्वॉल्व हुआ, यहाँ पे मेन तो यही हुआ, ठीक है। बी में कौन हुआ, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। सर रिस्पॉन्सिबल पार्टी क्या हुआ, मान लो कि तुम पीएससी ऑडिट कर रहा है, कौन, कोई ऑडिटर पीएससी ऑडिट कर रहा है, परफेक्ट। अब उसको है ना कुछ गड़बड़ देखा, तो वो क्या शेयर होल्डर पर दौड़ जाएगा, देखो गड़बड़ गड़बड़ नहीं, वो किसके पास जाएगा ऑडिटर दौड़ के, रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब TCWG एंड मैनेजमेंट, क्योंकि यही क्या करेंगे, उस गलती को सुधारेंगे। तुम ऑडिटर डायरेक्ट शेयर होल्डर पास नहीं दौड़ सकते, तुम्हें रिस्पॉन्सिबल पार्टी बनना पड़ेगा, जो रिस्पॉन्सिबल है, ये मैनेजमेंट संभालते हैं, तो TCWG एंड मैनेजमेंट, ये पार्टीज, ये एलिमेंट्स है। तो पहला पहला एलिमेंट्स क्या बताया था, पार्टीज, ये एलिमेंट्स है। अगर क्वेश्चन आ गया व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ पीएससी ऑडिट, तो पहले लिख के आना पार्टीज। अब पार्टीज के अंदर लिख के आना, हाँ ऑडिटर होता है, देयर आर 3 पार्टीज, रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब TCWG एंड मैनेजमेंट, एंड थर्ड इज इंटेंडेड यूजर, मतलब फाइनली जो रिपोर्ट जानी है ना वो जानी है शेयर होल्डर्स के पास, ठीक है। मतलब इंटेंडेड यूजर के क्या होता है उसको डिराइव करते चलो, आर दोज फॉर विच ऑडिटर prepares the audit report। तो ये पहले हमने बताया कि हाँ एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स क्या होता है, तुम्हारा एलिमेंट्स क्या होता है, बस 2 हाथ 2 पैर ऐसे। तो पीएससी ऑडिट का एलिमेंट्स क्या है, तो पीएससी ऑडिट का पहला एलिमेंट है कि उसमें 3 पार्टी होती है। कौन कौन, ऑडिटर होता है जो ऑडिट करता है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी क्या होती है, मान लो ऑडिटर कुछ गलती मिली तो वो रिस्पॉन्सिबल पार्टी को कम्युनिकेट करता है, वो ठीक करने की कोशिश करता है। थर्ड क्या होगा, मेन जिसके लिए ऑडिट हो रहा है, मतलब इंटेंडेड यूजर, शेयर होल्डर्स हुए कंपनी के, वो हो गया, जो भी हुआ लास्ट इंटेंडेड यूजर जो भी हुआ उसके लिए, जिसके लिए ऑडिट रिपोर्ट बनने वाला है, तो ये पार्टीज इन्वॉल्वमेंट हुआ। अब सेकंड आता है सर जहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनते हैं, हाँ जहां मैं लिखूं ऑब्जेक्टिव, सर आराम से ऑब्जेक्टिव बना, मैंने बहुत क्वेश्चन बैंक किया है, ये ऑडिट का किया है, लॉ का तो नहीं किया था ज्यादा, बट ऑडिट का मैंने अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक, एमसीक्यू टीचर्स का कुछ कुछ किया था, एमसीक्यू ये ज्यादा नहीं किया था, बट ये समय को जो मिला ना वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे एमसीक्यू बनेगा जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये आता है, एग्जाम में भी यही आया था सर। चलो सेकंड एलिमेंट क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट देख लिया पार्टी, सेकंड एलिमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर। टॉपिक ये सर, ये सब्जेक्ट मैटर ये बताऊंगा क्या क्या होता है, क्राइटेरिया एंड सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन, ठीक है। सर इसको एक बार समझाना चाहो तो क्या समझाओगे, मैं पहले एक क्रक्स एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, ठीक है। 80
बताता हूँ आराम से, सुनो। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, एक 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 और समझाता हूँ। कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं, मतलब गवर्नमेंट ने कुछ इंफॉर्मेशन बनाई कि हाँ 80 करोड़ हमें ब्रिज में खर्च करने हैं। तो सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, दिस आर द सम इंफॉर्मेशन या कंडीशन और एक्टिविटी दैट आर गोइंग टू मेजर विद क्राइटेरिया। मतलब तुमने क्या किया, गवर्नमेंट तुमने 80 करोड़ का एक बेंचमार्क बनाया कि जो ब्रिज में खर्च होने वाला है। अब ये जो बनाया है ना, ये होने वाला है कंपेयर होने जाने वाला है क्राइटेरिया के साथ। क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया होता है ये बेंचमार्क कहते हैं इसको। मान लो तुमने 80 करोड़ का ब्रिज बनाया, तो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, ब्रिज बनाया था, और इसमें एक एवरेज आया था कि हाँ 100 करोड़ का खर्च लगेगा। तो तुमने जो सब्जेक्ट मैटर निकाला ना, इन्फॉर्मेशन निकाला ना, वो जो इन्फॉर्मेशन क्राइटेरिया से जब कंपेयर होने जाने वाला है ना, क्राइटेरिया क्या होता है, बेंचमार्क होता है। क्राइटेरिया मींस बेंचमार्क। बेंचमार्क ऐसा बेंचमार्क जो सब्जेक्ट मैटर को खुद के साथ क्या करे, कंपेयर करे। और ये जो सब्जेक्ट मैटर 80 एंड क्राइटेरिया 100, इसका जो कंपेरिजन होता है ना, और रिजल्ट जो आता है ना, उसको कहते हैं सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। मतलब मान लो कि 80 तुमने प्रोविजन लगाया गवर्नमेंट, इस इंडस्ट्री में बेंचमार्क है 100 करोड़ का, और दोनों को मान लो कंपेयर किया गया, तो मान लो रिजल्ट आया 100 प्लस 80, 180, 90 का। तो 90 का रिजल्ट आया ना, ये रिजल्ट निकल के जो आया ना, उसको कहते हैं सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। तो एक मैं बस एग्जांपल बता रहा हूँ कि एग्जांपल याद रखना, सब्जेक्ट मैटर क्या हुआ, एक नया इंफॉर्मेशन है जो कंपेयर होने जाने वाला है क्राइटेरिया के साथ। जब क्राइटेरिया के साथ कंपेयर हो गया, तो उसका जो रिजल्ट निकलता है ना, वो होता है सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। तो पीएससी ऑडिट में यही होता है, जहां पे वीकनेस होता है, या मान लो जो भी प्रोविजन ऑफ फंड्स बनाया गवर्नमेंट ने, वो सब्जेक्ट मैटर हुआ, वो क्राइटेरिया से मैच होने वाला कि इस इंडस्ट्री में, या मान लो इस इंडस्ट्री में और उन्होंने कितना खर्च किया। क्राइटेरिया से जब कंपेयर हो गया, तो एक सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन निकलता है, हाँ ये फाइनल एनालिसिस हमारा आया, फाइनल रिजल्ट आया। तो इसको वर्डिंग में लिखो सर, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, एमसीक्यू ला सकता है। व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर, व्हाट इज क्राइटेरिया, एंड व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन। सर एक ही बताओ, हाँ बता रहा हूँ बाबू। चलो आराम से करते हैं। पहले होता है सब्जेक्ट मैटर क्या होता है। this refers this refers to information this refers to information comma condition or activity that is measured, that is going to measure that is going to measure and compared with। देखो ये क्या है, सब्जेक्ट मैटर एक इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन जैसे बताया 80 करोड़ का एक इंफॉर्मेशन आया हमारे पास, ठीक है, या कंडीशन या कोई एक्टिविटी ऐसा ही जो क्या होने वाला है, जो मेजर होने जाने वाला है किसके साथ, और कंपेयर होने वाला है किसके साथ होने वाला है, कंपेयर विद क्राइटेरिया। सर अब क्राइटेरिया क्या होता है, हमने देखा पीछे क्राइटेरिया क्या होता है, अब क्राइटेरिया देखते हैं। क्राइटेरिया क्या होता है, एक बेंचमार्क होता है। देखो सिंपल सी बात, सब्जेक्ट मैटर से कहते नहीं है छन के आया, वो आया क्राइटेरिया पास, क्राइटेरिया पास उसे कंपेयर किया, तो एक फाइनल रिजल्ट आया, उसको कहते हैं सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन। तो एक ऐसा सीक्वेंस है, सब्जेक्ट मैटर, फिर नीचे आया क्राइटेरिया, अब कंपेयर हो गया तो एक सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन आया, ठीक है। तो ये याद रखना ऐसे। अब क्राइटेरिया क्या होता है, हाँ सर क्राइटेरिया बताओ। क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया होता है, तो एग्जाम में ऐसी वर्डिंग याद रखना, क्राइटेरिया सब्जेक्ट मैटर। थोड़ा याद करना, रिटेन करना पड़ेगा, इसलिए मैं आराम से लिख के पढ़ाता हूँ कि रिटेन करने का पावर मिला है सर। रीडिंग मार लूंगा, रिटेन नहीं होता है, सच में रिटेन नहीं होता, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, ठीक है। क्राइटेरिया इज अ बेंचमार्क। देखो अगर बोलोगे मैं से क्रक्स वर्ड क्या है, तो ये क्राइटेरिया क्या होता है, एक बेंचमार्क होता है। हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ बेंचमार्क है। अभी हमने देखा होगा हैमर ने प्रोडक्ट निकाला था शार्क टैंक में, तो उसका बेंचमार्क क्या था, किससे कंपेयर करना चाहता था, वो बोर्ड से कंपेयर करना चाह रहा था। तो क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया सिंपल से एक बेंचमार्क। क्राइटेरिया मान लो बोर्ड हुआ, और ये इन्फॉर्मेशन सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर ये मान लो हैमर था। हैमर क्या किया, अपना एनालिसिस लेके बोर्ड से, मतलब क्राइटेरिया से क्या किया, बेंचमार्क करने गया, ठीक है। बेंचमार्क से क्या किया, टू इवेल्युएट विथ क्राइटेरिया, एक बेंचमार्क है जो इवेल्युएट होने वाला है, टू इवेल्युएट विथ सब्जेक्ट मैटर। तो इतना बस याद रखना। अब लास्ट में क्या निकलता है, लास्ट में निकलता है सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन मतलब हैमर सब्जेक्ट मैटर, क्राइटेरिया बोर्ड, हैमर बोर्ड से कंपेयर करने गया, तो लास्ट में इंफॉर्मेशन निकला कि हाँ भाई हैमर तुम बैक आ जाओ, तुम मत लड़ो बोर्ड से,
कि मान लो हैमर को बोला कि काम करो तुम अपनी बोर्ड को कंपनी बेच दो, ऐसे एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। तो इन्फॉर्मेशन में क्या हुआ, एक प्रॉपर रिजल्ट निकला कि क्या करना चाहिए कंपेयर करने के बाद। तो रिजल्ट निकलने के बाद हमारा क्या डिसीजन आया सुनो, इसको कहते हैं सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, दिस रिफर्स टू रिजल्ट और आउटकम ऑफ मैटर। ठीक है, जो भी मैटर था दैट इवेल्युएट सब्जेक्ट मैटर। देखो ये क्या होता है सब्जेक्ट मैटर में, एक रिजल्ट होता है, ये मान लो कोई आउटकम निकला, मैंने बताया कि हाँ हैमर बोर्ड का आउटकम निकला कि भाई हैमर बैक कर लो, या मान लो हैमर अपनी कंपनी बोर्ड को बेच दो, या हैमर काम करो कुछ इक्विटी बेच दो, ऐसा एग्जांपल क्या हुआ, एक रिजल्ट निकला। तो सब्जेक्ट जो इवेल्युएट कैसे करना, इवेल्युएट करने के बाद निकला सब्जेक्ट मैटर को अगेंस्ट क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये याद रखना। परफेक्ट, दो एलिमेंट्स हमने पीएसयू के पढ़ लिए, कौन कौन पढ़े, पार्टीज कौन कौन सी होती है, ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी और मेन इंटेंडेड यूजर। सेकंड क्या पढ़ा हमने, सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन क्या होता है, और क्राइटेरिया क्या होता है। क्राइटेरिया बेंचमार्क होता है, सब्जेक्ट मैटर को इंफॉर्मेशन होता है, जब इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया से एनालिसिस होता है तो रिजल्ट निकलता है, दैट्स कॉल्ड सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन। ठीक है, चलो हमने दो एलिमेंट्स देख लिए पीएससी ऑडिट के, पार्टीज इन्वॉल्वमेंट, सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन से, ये सब देख लिया। एक और एलिमेंट होता है पीएससी ऑडिट का, हमने देखा था पीछे, देखो अटेस्टेशन का। अब अटेस्टेशन में सर ये याद रखना, ये दोनों पार्ट है ना, ये दोनों पार्ट में बोला ये तो नहीं, बट ये दोनों पार्ट है ना एमसीक्यू के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू, समझ लो आप। ठीक है, अब देखते हैं अटेस्टेशन, एग्जाम में पूछता है सर, एग्जाम्पल दे देगा, पूछे कौन सा अटेस्टेशन है। अब देखो अटेस्टेशन, अंडर पीएससी ऑडिट दो टाइप के अटेस्टेशन आते हैं। कौन कौन से, कौन कौन से अटेस्टेशन आते हैं, एक आता है अटेस्टेशन एंगेजमेंट, याद रखना, नाम याद रखना। एक होता है डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। मतलब तुम ऐसा समझो कि तुम जो आए हो ना, इंगेज क्या हो इस कंपनी में, जो इंगेज हमारे इस काम जो कर रहे हैं ना, वो तुम्हारा अटेस्टेशन का ही काम है, अभी देखेंगे। ठीक है, और एक है डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट का, दोनों बताएंगे क्या क्या होता है। देखो दो टाइप के अटेस्टेशन याद रखना, ठीक है, डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट, अटेस्टेशन एंगेजमेंट। अब दोनों का काम क्या है, कैसे करेंगे, वो एक एक चीज करके देखते हैं। अब पहले देखते हैं अटेस्टेशन एंगेजमेंट। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है ना, मैं एक फिगर बना के समझाता हूँ, एक डायग्राम बना के समझाता हूँ। ये ऑडिटर है, ऑडिटर है, ये अपने केबिन में बैठा है। ठीक है, आराम से, वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल एमसीक्यू बहुत आते हैं इस पर। और इस अटेस्टेशन एंगेजमेंट ऐसे बना के दे देगा, वो ये डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। अब ये बैठा है केबिन में, हमने क्या पढ़ा, कितनी पार्टीज होती है यहाँ पे, ऑडिटर, इंटेंडेड यूजर, और सॉरी ऑडिटर, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, इंटेंडेड यूजर। ऑडिटर कौन होता है, जो ऑडिट कर रहा हो। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन होती है, टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट, जो क्या ऑडिट का काम करवा रही है, जो भी वीकनेस है वो ठीक करती है। और इंटेंडेड यूजर क्या हुआ, जिसके लिए ऑडिट हो रही है। अब ये तो ऑडिटर अपने केबिन में बैठा हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ, मान लो केबिन में बैठा हुआ और यहाँ पे, एक सेकेंड, केबिन में बैठा हुआ, और अब दो पार्टी और बची, इंटेंडेड यूजर और रिस्पॉन्सिबल पार्टी। ठीक है, तो इनमें से कौन, एक मैं नाम काट रहा हूँ, याद है आपको कौन सा बचता है, एक बचता है रिस्पॉन्सिबल पार्टी, मतलब ठीक है, चलो रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब यहाँ पे टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट। परफेक्ट, अब टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी, ये क्या होती है, ये ऑडिट कंडक्ट कैसे होना है, या ऑडिटर ने कुछ गलत पता लगाया तो ये क्या करते हैं, कैरी करते हैं, ठीक करते हैं। हमने पीछे देखा भी एलिमेंट्स में, पहला पार्टीज में। अब ऑडिटर केबिन बैठा हुआ है, अब जो मैं वर्ड बोलूंगा आपको सब याद रहा होगा। अब जो ये जो टीसीडब्ल्यूजी और ये जो मैनेजमेंट है ना, मतलब कौन, ये इनको क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल पार्टी। रिस्पॉन्सिबल पार्टी जो है ना, ये क्या कर रही है, ये खुद क्या कर रही है, खुद 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 मेजर कर रही है सब्जेक्ट मैटर
ये खुद मेजर नहीं कर रहा, खुद एनालिसिस कर रही है। सब्जेक्ट मैटर विथ क्राइटेरिया, एंड ये जो एनालिसिस किया ना इसने, मान लो कंपनी के मैनेजमेंट ने आया, कंपनी के मैनेजमेंट ने 80 निकाला, उसको क्राइटेरिया से मेजर किया, उसका रिजल्ट आया 90, तो वो रिजल्ट बस जो जाता है ना इस ऑडिटर के पास और नॉर्मली ऑडिट में ये होता है, बैलेंस शीट में हमारे पास प्रॉपर बैलेंस शीट बन के आती है, हम क्या करते हैं अब ये रिजल्ट क्या क्या करते हैं, एविडेंस पता करते हैं, बस एविडेंस पता करके साइन करते हैं। तो याद रखना अटेस्टेशन एंगेजमेंट में क्या होता है, सिंपल सी बात, जो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है ना वही क्या करेगी, वो खुद गैदर करेगी सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, और उसको क्या करेगी, क्राइटेरिया से बेंचमार्क करके एनालिसिस करेगी, और सब्जेक्ट मैटर जो इन्फॉर्मेशन, बस सिंपल सी बात, सारा खाना परोस देती है ऑडिटर पे। ऑडिटर पास रिजल्ट आ चुका है, मतलब सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन आ चुका है, अब बस ऑडिटर क्या करेगा, बस एविडेंस पता करेगा। ऑडिटर क्या करेगा, एविडेंस पता करेगा, बस एविडेंस पता करके साइन करेगा। फिर इसको कहते हैं अटेस्टेशन एंगेजमेंट। सर वर्डिंग बताओ इसकी क्या है। हाँ सुनो, द रिस्पॉन्सिबल पार्टी himself measures the subject matter with criteria and ये याद रखना, ये वर्ड याद रखना, एंड प्रेजेंट क्या, सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन किसके पास, खुद ने मेजर किया, खुद ने क्राइटेरिया कंपेयर किया और बस खाना परोसा, मतलब सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन परोसा, जो फाइनेंस एनालिसिस निकलता है, रिजल्ट निकलता है, वो परोस दिया ऑडिटर पास। ऑडिटर क्या करेगा, बस एविडेंस पता करके उसको चेक करेगा जो सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन सही है नहीं है। नॉर्मली हम अपने बैलेंस शीट की फाइनेंशियल ऑडिट में यही करते हैं, हमारे पास बैलेंस शीट बन के आती है, हम ये नहीं करते कि बैलेंस शीट के लिए डेटर का अमाउंट पता किए, क्रेडिटर का अमाउंट बोले कि तुम कितना हो, फिर उसको लिखे टैली में, फिर वो नहीं भाई, हम मेकिंग नहीं करते, मेकिंग वो करते हैं सामने वाली पार्टी, हम बस उसको अटेस्टेशन करते हैं, एविडेंस पता करते हैं सही है गलत है। तो यही होता है अटेस्टेशन एंगेजमेंट, यही होता है, ठीक है। एंड सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन on which auditor gathers evidence to provide reasonable assurance report, ठीक है, याद रखना। ऑडिटरी गैदर, ऑडिटर क्या करेगा, बस सब्जेक्ट मैटर जो इन्फॉर्मेशन आया ना, मान लो 90 जो निकला ना इन्फॉर्मेशन लास्ट वाला, उसको उसके बारे में बस एविडेंस पता करेगा। ऑडिटर सब्जेक्ट मैटर या क्राइटेरिया नहीं पता करेगा, बस सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन वाले क्या करेगा, एविडेंस पता करेगा। इसको कहते हैं अटेस्टेशन एंगेजमेंट। ये मोस्टली हमारे फाइनेंशियल ऑडिट का ही पार्ट होता है। अब एक आता है इंपॉर्टेंट, आता है दूसरा एंगेजमेंट, क्या आता है, डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट। तो ये क्या होता है, यहाँ पे ऑडिटर का काम बढ़ता है, मतलब ये ऑडिटर केबिन में नहीं, अब ऑडिटर उठ गया, उठा, अब ऑडिटर क्या हुआ, गवर्नमेंट कंपनी में आया, इसने खुद से सब्जेक्ट मैटर पता किया, इसने खुद से क्या किया, सब्जेक्ट मैटर पता किया, देन क्राइटेरिया से कंपेयर किया, ठीक है, और लास्ट में सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन से क्या किया, सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन निकाला। तो यहाँ पे डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट जानना, ऑडिटर सारा काम करता है। अटेस्टेशन एंगेजमेंट में सारा काम रिस्पॉन्सिबल पार्टी करता है, ऑडिटर बस क्या करता है, कंफर्म करता है जो सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन निकला वो सही है या नहीं है। बट डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट में क्या होता है, ये मोस्टली कौन सी ऑडिट होती है, परफॉर्मेंस ऑडिट होती है डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट, और वो अटेस्टेशन क्या होता है, फाइनेंशियल ऑडिट। अब देखते हो फाइनेंशियल ऑडिट यही होती है ना, बैलेंस शीट आ जाता है, बट परफॉर्मेंस ऑडिट में हमें खुद जाना पड़ता है, वहां पे एनालिसिस करना पड़ता है, कंपनी का एक एक चीज देखना पड़ता है, सब्जेक्ट मैटर पता करेंगे, उसको क्राइटेरिया से एनालिसिस भी करवाएंगे और कंपेयर के रिजल्ट भी निकालेंगे। तो सिंपल मैं समझाऊं सुनो, ऑडिटर himself collect the data and measure the data and compare with, मतलब ऑडिटर ही सब काम कर रहा है, यहाँ पे ऑडिटर बन गया थोड़ा, क्या बताऊं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ गई यहाँ पे। ऑडिटर क्राइटेरिया से मेजर भी करेगा एंड मेक फाइनल रिपोर्ट, मतलब सब्जेक्ट मैटर इंफॉर्मेशन निकाल के फाइनल रिपोर्ट बनाएगा। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हुए,
परफॉर्मेंस ऑडिट में जो हम परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं ना, तो ऑडिटर ही जाता है खुद से उठ के, तो एक से क्वेश्चन बन सकता है आपके। एग्जांपल याद रखना, परफॉर्मेंस ऑडिट, कंप्लायंस ऑडिट आर डायरेक्ट रिपोर्टिंग एंगेजमेंट अटेस्टेशन। एंगेजमेंट अटेस्टेशन, ठीक है। और वहां पे एग्जांपल क्या होगा, वहां पे एग्जांपल होगा, सिंपल सी बात होगी, फाइनेंशियल ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट, ठीक है, फाइनेंशियल ऑडिट। चलो आज के लेक्चर इतना ही रखते हैं। अच्छे खास हमने 4 पेज के नोट्स कवर किए हैं, 8 पेज और बचा है, 8 9 पेज 10 पेज और बचा है, कल करेंगे आराम से। चलो खत्म करते हैं, चलो होप सो, बाय, पढ़ो अच्छे से।